हाँ, तो आज हमारा नया चैप्टर होता है स्ट्रक्चर ऑफ एटम स्टार्ट। इसके अंदर सबसे पहले चीज़ देख लो आप, यहाँ पे कोई एक्स एलिमेंट है, इसके अंदर में ए क्या है, मास नंबर है। मास नंबर क्या होता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। और जेड क्या होता है, एटॉमिक नंबर होता है। एटॉमिक नंबर क्या होता है, वो इक्वल रहता है नंबर ऑफ़ प्रोटॉन के या फिर नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन के न्यूट्रल एटम के अंदर में। और ये एटम है ना, इसके अंदर में न्यूट्रॉन रहते हैं, प्रोटॉन होता है, इलेक्ट्रॉन रहता है, उसका सेल रहता है, और ये पूरा होता है न्यूक्लियाई। और फिर बाद में अब बात आती है सब एटॉमिक पार्टिकल्स की। इसके अंदर सबसे पहले आता है इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का सिंबल ई से डिनोट करता है, चार्ज इसका ये रहता है, मास ये होता है, और डिस्कवर इन्होंने ये करा था। और प्रोटॉन के लिए भी यही रहता है, और न्यूट्रॉन के लिए भी ये देख सकते हो आप। और फिर बाद में सम इम्पोर्टेंट डेफिनेशन के अंदर क्या आती है, सबसे पहले आते हैं आइसोटोप्स। इसके अंदर क्या होता है, टॉप सेम रहता है। टॉप क्या मतलब कि इसके अंदर में ना जेड सेम रहेगा, और फिर बाद में इसका ना बार वो अलग होगा, ए अलग होगा इसका। और फिर बाद में आइसो बार में टॉप तो अलग होगा, और फिर बाद में बार उसका सेम रहेगा। और फिर बाद में इसके अंदर में ये देख सकते हो एग्जांपल है। और फिर बाद में नेक्स्ट पेज की बारी आती है। हाँ, तो अब हमारे नेक्स्ट पेज में एटॉमिक मॉडल्स के बारे में बताया गया है। इसका सबसे पहला मॉडल आता है थॉमसन का एटॉमिक मॉडल। और फिर बाद में ये भाई साहब ने बताया था, यहाँ पे कोई आपने तरबूज ले रखा है और तरबूज लिया है, तो फिर बाद में ये जो ब्लैक पार्ट है ना, यहाँ पे, तो फिर बाद में ये ब्लैक पार्ट तो आपके इलेक्ट्रॉन है, जो कि ना न्यूक्लियस के चारों तरफ मतलब ऐसे ही फिर रहे हैं। इसका कोई पता नहीं है कि न्यूक्लियस के अंदर में है ना, मतलब है नहीं है, न्यूक्लियस के बारे में बताया भी नहीं उन्होंने एक्चुअल में। तो फिर बाद में इन्होंने इलेक्ट्रॉन की स्टेबिलिटी के बारे में नहीं बताया था, और इलेक्ट्रॉन कहाँ पर है वो भी नहीं बताया, क्योंकि न्यूक्लियस है ही नहीं इसके अंदर में। और फिर बाद में अगला आता है रदरफोर्ड का मॉडल। अब इसके अंदर में क्या बोला था उन्होंने, ये ना न्यूक्लियस क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज रहता है बहुत ज़्यादा, और फिर बाद में इलेक्ट्रॉन उसके चारों तरफ घूमता रहता है ना। ये इस तरीके का रहता है, मतलब बहुत ही मतलब कॉम्प्लिकेटेड टाइप से है ये, लेकिन इतना भी ज़्यादा नहीं है। इसके अंदर लिमिटेशन क्या है, ये क्लासिकल मैकेनिक्स इलेक्ट्रॉन्स की जो रहती है ना न्यूक्लियस के अंदर, वो बता नहीं पाया। मतलब एटम ना अनस्टेबल है, जैसे कि मान लो कि इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है, तो फिर बाद में वो अनस्टेबल है, ये घूमते घूमते स्प्रिंग करते करते अंदर फंस जाएगा, और फिर बाद में ख़त्म हो जाएगा इलेक्ट्रॉन यहाँ पर। हाँ, तो अब बारी आती है बोहर के मॉडल की। अब बोहर भाई साहब ने क्या बोला था कि ये ना इलेक्ट्रॉन के, ये एटम क्या होता है, क्वांटाइज्ड रहता है, मतलब कि पूरा मतलब फिक्स्ड एनर्जी रहती है इसके अंदर में। और ये किससे मिला था, mvr=NH/2 से। और फिर बाद में इसके अंदर, लेकिन अपन को पता है कि इलेक्ट्रॉन की एनर्जी चेंज हो सकती है। एनर्जी चेंज कैसे होती है, जब इलेक्ट्रॉन मतलब एक है ना कम एनर्जी सेल से अपर एनर्जी सेल में जंप करेगा, जैसे कि N2 से N3 में जंप कर रहा है, तो वो एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा। और फिर बाद में एनर्जी अगर वो उसे डाउन करनी है, नीचे जाना है, तो वो एमिट करेगा एनर्जी, जैसे N3 में से N2 में चल गया। इसके लिमिटेशन क्या थी कि वो ना मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम को समझा नहीं पाया था, और जीमन और स्टार के फैक्टर को समझा नहीं पाया था। ये दोनों अपने लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, आप इसकी डेफिनेशन देख सकते हो बाय द वे। हाँ, तो अब बारी आती है बोहर के कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूलाज से। इसमें से काफ़ी सारे क्वेश्चन आते हैं। सबसे पहला फार्मूला अपना रेडियस का। अब रेडियस के अंदर में क्या बताया कि ये रेडियस का फार्मूला 0.529 इंटू n²/z, और ये एंगस्टन के अंदर में रहेगा। और एनर्जी का फार्मूला ये है, और वेलोसिटी का फार्मूला ये है। और फिर बाद में अगला पार्ट आता है अपना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, EMR। अब इसके अंदर में क्या होता है, कुछ टर्म है, जैसे कि स्पीड ऑफ लाइट की यूनिट ये रही, मतलब ये है उसका मतलब है लिखा हुआ है वैल्यू। और फिर बाद में फोटोन की एनर्जी के बारे में बताया, C=λμ। और फिर बाद में फ्लैंक्स कांस्टेंट H के बारे में बताया गया, ये फॉर्मूला है। और फिर बाद में अगला बारी आती है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मतलब एक तरीके से इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर फार्मूला एक ही आता है, ये इसका इंपॉर्टेंट फार्मूला है। और फिर बाद में इसके अंदर फाई क्या है, वर्क फंक्शन है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी भी बोलते हैं उसे। और फिर बाद में इसके अंदर क्या बताया, मान लो आपके पास में कोई मेटल है, यहाँ पे कोई मेटल था, है ना, यहाँ पे कोई मेटल है, यहाँ पे 3 है ना एनर्जी इसके पास में, और आप है ना कोई लाइट फेंक रहे हो इधर से, उसकी एनर्जी 5 है ना। और फिर बाद में इधर से 5 आएगी, तो ये भाव खाएगा इधर से, और ये भाव खा के इधर से निकल जाएगा, और ये 2 एनर्जी बाहर निकल जाएगी। यहाँ पे इसने 3 जितनी चीज़ थी उसने तो उतनी एनर्जी ले ली, बाकी बची हुई बाहर निकल जाएगी, उसे बोलेंगे काइनेटिक एनर्जी। और फिर बाद में ये क्या होता है, फाई होता है। और फिर बाद में इसका पोटेंशियल रहता है एक, वो पोटेंशियल अगर इसका पूरा हो गया तो बाकी की एनर्जी वो बाहर निकाल देगा। वैसे इसके अंदर में भी समझा रखा है आपको। हाँ, तो अब बारी आती है हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम की। अब हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम में देखो, n=∞ आयोनाइजेशन एनर्जी लिमिट, जहाँ से लेके ये n1 तक लाइमन सीरीज़ से स्टार्ट होता है, यहाँ पे ख़त्म होता है। ये पूरी सीरीज़ रट लेना। और फिर बाद में इसके बाद में आता है फार्मूला।
फॉर्मूला क्या है इसके अंदर, म्यू बार का फॉर्मूला, ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है। इसके अंदर म्यू बार तो वेव नंबर होता है और आर की वैल्यू ये होती है। और फिर बाद में N1 क्या होता है, लोअर एनर्जी लेवल रहता है, N2 हायर एनर्जी लेवल रहता है। इसके अंदर में सिर्फ क्वेश्चन आता है। और अगली पार्ट आता है अपना डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड लाइट। इसके अंदर में लाइट क्या होती है, वेव प्लस पार्टिकल। मैटर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन की तरह रहता है। इसके अंदर वेव प्लस पार्टिकल ये भी रहता है। अब डी ब्रोगली की वेवलेंथ, इसके अंदर में ये फॉर्मूला है, म्यू इज इक्वल टू h/mv। हाँ, तो अब बारी आती है हाइजेनबर्ग की अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल की। इसके अंदर में क्या है, एक फॉर्मूला आता है यहाँ पे डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी, और फिर बाद में ये ग्रेटर देन इक्वल टू h/4 पाई का। अब फिर बाद में इसके अंदर में क्या होता है, मोर एक्यूरेटली वी नो पोजीशन, लेस एक्यूरेटली वी यूज़ टू नो मोमेंटम। मतलब कि जितना ज़्यादा अपन को पोजीशन के बारे में पता होगा उतना ही कम अपन को मोमेंटम के बारे में पता होगा। जैसे अपन को पोजीशन के बारे में ज़्यादा अगर क्वेश्चन में दे दिया तो मोमेंटम के बारे में हमें कम दिया होगा। और फिर बाद में ये क्या होता है, एक्स क्या होता है, अनसर्टेनिटी इन पोजीशन। और फिर बाद में ये क्या होता है, पी, ये मोमेंटम होता है अनसर्टेनिटी। और फिर बाद में एच की वैल्यू ये रही। और फिर बाद में इसके पी, अगर मान लो कोई क्वेश्चन आया उसके अंदर डेल्टा एक्स तो अपन को दे दिया लेकिन डेल्टा पी दे नहीं रखा, तो फिर बाद में उससे कैसे निकालेंगे, एम वी से, है ना, ऐसे करके निकाल लेंगे। और फिर बाद में वैल्यूज़ पुट करेंगे तो फिर बाद में पी की वैल्यू निकल जाएगी, तो वैसे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। और फिर बाद में अगला पार्ट आता है ऑर्बिटल्स का। ऑर्बिटल्स क्या होता है, ये ना स्पेस रहता है, मतलब कि न्यूक्लियस के अराउंड, है ना, जिसके अंदर में ना इलेक्ट्रॉन मतलब कि मिलता है, मतलब बहुत ज़्यादा मिलता है, मतलब मिलना चाहिए, मतलब वहीं पर ही। और फिर बाद में है ना, यहाँ पे क्या होता है, इसके अंदर डिफरेंट शेप रहती है। डिफरेंट शेप कैसे है, SPDF। और फिर बाद में ये क्या करती है, मतलब दो इलेक्ट्रॉन को पकड़ के रखती है। और फिर बाद में अगला पार्ट आता है क्वांटम नंबर्स। क्वांटम नंबर्स पहला देखो आप, इधर क्वांटम नंबर पहला आता है प्रिंसिपल। प्रिंसिपल का सिंबल होता है N। और फिर बाद में वैल्यूज इसकी 1 2 3 से एक्सेट्रा, मतलब इन्फिनिटी मतलब जाती है। बाद में मीनिंग क्या होता है इसका, साइज एनर्जी। और फिर बाद में एजीमुथल, इसके अंदर में क्या है, E रहता है इसके अंदर में। और फिर बाद में ये क्या होता है, ये ना मतलब कि है ना कि वे 0 से लेके N-1 तक जाता है। ये दोनों सेम नहीं है, मतलब कि सेम नहीं है ना, ये वोल नंबर में और ये नेचुरल नंबर में। और फिर बाद में ये इसमें क्या होता है, ये शेप को डिनोट करता है, एजीमुथल शेप को डिनोट करता है, SPDF, ये पूरी शेप को डिनोट करता है। फिर बाद में मैग्नेटिक, इसके अंदर में क्या है, ME से डिनोट करता है। ऐसे ये -L से पॉजिटिव L तक जाती है। और ये इसका मीनिंग क्या है, ओरिएंटेशन, इसका मीनिंग ओरिएंटेशन है। और फिर बाद में स्पिन क्या होता है, MS, ये क्या है, पॉजिटिव हाफ या फिर नेगेटिव हाफ होता है, स्पिन के डायरेक्शन के डिनोट करता है ये। हाँ, तो अब बात आती है शेप और उसके ऑर्बिटल्स। और फिर बाद में इसके अंदर में देखो, पहले क्या है, एस क्या होता है, ऑर्बिटल रहता है स्पेयर। और फिर बाद में पी क्या होता है, ऑर्बिटल डम्बल, वो डम्बल रहता है। और फिर बाद में ये क्या है, डी क्या है, डबल डम्बल रहता है। और फिर बाद में जैसे कि अपन ये फिगर देख सकते हैं, इसके अंदर में क्या है, ये जेड है। और फिर बाद में इधर से वाई है, इधर से एक्सिस जा रही है। और फिर बाद में देखो, सबसे पहले आता है एस, इसके अंदर में क्या है, स्पेयर है, मतलब स्पेयर टाइप से एस तो बता दिया अपन को। और फिर बाद में ये क्या होता है, डम्बल रहता है, एक सिंगल डंबल है। और फिर बाद में ये क्या है, डबल डंबल है, ये डबल डंबल दे दिया, दोनों सेम। और फिर बाद में ये क्या, ऑर्बिटल नंबर क्या होता है, ऑर्बिटल नंबर में देखो एस क्या रहता है, मतलब एस के अंदर में एक ही ऑर्बिटल रहता है तो वह सिंगल रहता है, मतलब सिंगल है ना, बॉक्स रहता है। और फिर बाद में इसके अंदर में क्या होता है कि 2 इलेक्ट्रॉन देता है, मतलब कि एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम आ सकते हैं। तो पहले ऑर्बिटल क्या है, एस है, तो उसके अंदर में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। पी के अंदर 3 ऑर्बिटल है तो 3 बॉक्स रहेंगे, तो उसके अंदर 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। और डी के अंदर 5 है तो फिर बाद में 10 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। एफ के अंदर 7 है तो इसके अंदर 14 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। और फिर बाद में इलेक्ट्रॉन की फिलिंग कैसे होती है, ये अफबाव के प्रिंसिपल से अपन को पता चलता है कि इलेक्ट्रॉन की फिलिंग कैसे होती है। सबसे पहले ना लोअर एनर्जी सेल भरा जाता है, उसके बाद हायर एनर्जी सेल में जाता है। इसके अंदर में हाइड्रोजन जो एटम रहता है उसके अंदर में कोई फ़र्क नहीं आता है ना, कोई भी फ़र्क नहीं आएगा, है ना। उसके अंदर में क्या 1 2 3 4 ऐसे चलती रहेगी, मतलब कि है ना, कम से लेके ज़्यादा तक जाएगा। और फिर बाद में इसका ऑर्डर कैसा रहता है, मतलब 1s, फिर बाद में 2s, फिर 2p, 3s, 3p, 4s, 3d, मतलब 3d तक अपन को याद रखना ही रखना है। और फिर बाद में ऐसे देख सकते हैं अपन, सबसे पहले ये 4f है, यहाँ पे 1s, यहाँ पे 7s तक है, फिर बाद में p की लाइन है, फिर d की लाइन है, फिर बाद में f की लाइन है। ऐसे ये काटे जा रहे हैं एक दूसरे को,
हाँ, अब बारी आती है पोलिस के एक्सक्लूजन प्रिंसिपल की। और फिर बाद में ये क्या है, इसके अंदर में क्या होता है, ये ना मतलब है ना, आप ना 2 इलेक्ट्रॉन्स के नंबर ले लो, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन है एटम के अंदर में, उसके अंदर में कोई भी आइडेंटिकल 4 क्वांटम नंबर नहीं आ सकता, है ना। और फिर बाद में ये क्या होगा, 2 इलेक्ट्रॉन नहीं आ सकता, उसके अंदर में इलेक्ट्रॉन्स के साइन अपोजिट मतलब हो सकते हैं स्पिन। जैसे कि अपन ने पहले पढ़ा था इसके अंदर में, पहले अपन ने क्या पढ़ा था, मान लो कि ये क्वांटम नंबर आपके पास में, क्वांटम नंबर के अंदर आपका प्रिंसिपल सेम आ गया, एजीमुथल सेम आ गया, मैग्नेटिक भी सेम आ गया, लेकिन आपका स्पिन अलग हो जाएगा उसके अंदर में। तो यही है आपका पोलिस एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। और फिर बाद में अगला आता है हुन्स का लॉ, हुन्स रूल। और फिर बाद में इसमें क्या है, डीजनरेट हो जाता है ऑर्बिटल्स, इलेक्ट्रॉन की है ना, इलेक्ट्रॉन ना मतलब है ना सिंगल ही फिल होता है ना, मतलब सबसे पहले क्या होता है, पैरेलल स्पिन है ना फिल होंगे, उसके बाद में पेयर में फिल होंगे। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे क्या है 1s है, तो फिर बाद में इसके अंदर में पैरेलल हो रहे हैं, यहाँ पे पैरेलल हो रहा है 2s में, तो फिर बाद में ये भी पैरेलल है। यहाँ पे ना 2p में क्या होगा, सबसे पहले सिंगल है ना फिल होंगे, और फिर बाद में इधर पैरेलल फिल होंगे, इधर एक खाली रहेगा, और इधर है ना सिंगल पैरेलल। फिर बाद में इसके अंदर अपोजिट भी कर सकते हो आप, मतलब पहले ना नेगेटिव ले लिया फिर पॉजिटिव ले लिया, और ये ना हुन्स रूल को फॉलो करता है, मतलब पहला वाली लाइन इसकी। और फिर बाद में इलेक्ट्रॉन की कॉन्फ़िगरेशन देख सकते हो, यहाँ पे क्या है, हाइड्रोजन क्या होता है 1s होता है, हीलियम क्या होता है 2s² होता है, लिथियम 1s² 2s1, उसके ये कार्बन क्या होता है, यहाँ पे ये होता है, ऑक्सीजन ये होता है, और फिर बाद में यहाँ पे ये होता है। और फिर बाद में हाफ फिल्ड मतलब कि आधा भरा हुआ, इसके अंदर में क्या होता है P3D5। और फिर बाद में फुल्ली फील्ड क्या होता है P6D10। और फिर बाद में सब सेल्स के अंदर में क्या होता है, एक्स्ट्रा स्टेबल हो जाता है वो, क्योंकि उसके अंदर सिमेट्री है ना, मतलब एक्सचेंज के अंदर में आ जाती है, सिमेट्री और एनर्जी एक्सचेंज हो जाता है। और इसके अंदर स्पेशल केस क्या है, मतलब कि एक्सेप्शन, केमिस्ट्री है तो एक्सेप्शन तो आ गई, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में एक्सेप्शन क्या है, इन सब में तो सेम, मतलब लगातार पहले तो छोटा वाला भर रहा था फिर बड़ा वाला भर रहा था, इसके अंदर में क्या हो रहा है, उल्टा हो रहा है इसका। तो फिर बाद में सबसे पहले क्रोमियम आता है, तो फिर बाद में क्रोमियम का ये कॉन्फ़िगरेशन है, कॉपर का ये कॉन्फ़िगरेशन है, यहाँ पे देख लेना, इसे याद कर लेना, इंपॉर्टेंट है, ये कभी भी आ सकता है। हाँ, अब बारी आती है क्वेश्चन प्रैक्टिस में। हमारी थ्योरी यहीं तक ही थी, ख़त्म हो गई है, क्वेश्चन प्रैक्टिस की बारी आ रही है। यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन क्या है आपका, इसके अंदर में दे रखा है कि कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे हाइड्रोजन एटम के रिलेशन को बताता है। मतलब इसके अंदर पहला ऑप्शन देखो आप, इसके अंदर में क्या दे रखा है, 3s ऑर्बिटल इज लोअर इन एनर्जी देन 3p ऑर्बिटल। वन में 3p ऑर्बिटल इज लोअर इन एनर्जी देन 3d ऑर्बिटल। वन में यहाँ पे सी में क्या रखा है कि 3s एंड 3p ऑर्बिटल आर ऑफ लोअर एनर्जी देन 3d। लेकिन इसमें हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं, मतलब नॉर्मल किसी भी एटम की बात नहीं कर रहे, हाइड्रोजन की एटम की बात कर रहे हैं, तो सबकी एनर्जी सेम रहेगी। तो फिर में ऑप्शन नंबर डी के अंदर में दे रखा है सबकी एनर्जी सेम है, तो ये ऑप्शन करेक्ट है। फिर में अगला क्वेश्चन दे रखा है अपन को कि इनमें से कौन सा सेट है क्वांटम नंबर का जो कि अलाउड नहीं है। सबसे पहला आता है इसमें N2 है, और फिर बाद में L1 है, M0 है, और फिर बाद में B के अंदर में N3 है, L2 है, M1 है, और फिर बाद में इसके अंदर C में दे रखा है N3, L3 और M0। तो फिर बाद में इसके अंदर में क्या होता है, कौन सा अलाउड नहीं है। सबसे पहले क्या, N में 2 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, L में 1 आ रहा है, M में 0 आ रहा है, इसमें ना 3 आ रहे हैं, इसमें 2 आ रहे हैं, इसमें 1 आ रहा है। तो फिर बाद में ये दोनों तो सही है, फोर्थ वाला भी सही है, C वाला गलत है। अब अगला क्वेश्चन आता है, इसमें ना आउटर इलेक्ट्रॉन की कॉन्फ़िगरेशन बतानी है। ये GD ग्लोटिनियम है, फिर बाद में इसके अंदर में क्या है, एटॉमिक नंबर 64 दे रखा है। तो इसमें देखो यहाँ पे 4F का है ना, मतलब पावर 4 है, और फिर बाद में 5D की पावर 4 है, 6S की पावर स्क्वायर है, और फिर बाद में ऐसे ये B के अंदर में दे रखा है। B के अंदर में क्या दे रखा है, यहाँ पे पावर 7 है, यहाँ पे पावर 1 है, यहाँ पे है ना S² है। तो फिर बाद में यहाँ पे मिलकर ना ये 10 बनाया है टोटल। मतलब कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, यहाँ पे 50, यहाँ पे 64 था, और फिर बाद में 64 में से यहाँ पे 54 माइनस करो, यहाँ पे बीच का मतलब सिमेट्रिक डिफरेंस इसका 10 आ रहा है। तो फिर बाद में इधर ये मिलके 10 बनाएंगे, और फिर बाद में लाइन वाइज चलना है, तो अपन को B ऑप्शन ही सही लग रहा है सबसे ज़्यादा, तो यही करेक्ट होगा।
हाँ, तो अब बारी आती है कुछ ट्रिक की। अब फिर बाद में इसके अंदर में अपन को सबसे पहले स्पेक्ट्रम के बारे में पढ़ना है। तो इसके अंदर में क्या है, एक सैंपल है हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन के अंदर में। तो फिर बाद में इसका ट्रांजिशन होता है 5th एक्साइटेड स्टेट से कहाँ, ग्राउंड स्टेट तक। तो फिर बाद में ये क्या होता है, सारे पॉसिबल टाइप बताने अपन को फोटोन्स के, है ना, जो कि उनके अंदर हो रहे हैं। और फिर बाद में नंबर ऑफ लाइंस विजिबल रीजन के अंदर बतानी है। तो इसके अंदर में क्या करेंगे, सबसे पहले इसके अंदर दे रखा है 5th एक्साइटेड स्टेट, मतलब n = 6 अपन को दे रखा है। n = 6 अपन को दे रखा है। तो फिर बाद में इसके अंदर में क्या पूछा है अपन को, हाँ, तो इसके अंदर में n = 6 तो अपन को पता है 5th एक्साइटेड स्टेट है। और विजिबल रीजन के बारे में बताना है। तो फिर में विजिबल रीजन में क्या होता है, बाल्मर सीरीज आती है सेकंड लाइन। तो फिर में बाल्मर सीरीज़ की फर्स्ट क्या होती है लाइन, यहाँ पे 4 रहता है, मतलब 4th लाइन में आती है। तो अपन क्या करेंगे, इधर 6 - 4 = कितना आ गया, हाँ 2, सॉरी मतलब सेकंड होता है, मतलब यहाँ पे सेकंड होता है, बाल्मर की सेकंड लाइन में आता है। तो फिर बाद में इधर यहाँ पे 4 आएगा आंसर, है ना। तो फिर बाद में ऑप्शन ए करेक्ट है। तो फिर बाद में ऐसे ये क्वेश्चन होंगे, मतलब कि विजिबल रीजन दे रखा था, कोई भी दूसरा रीजन नहीं दे रखा। तो फिर बाद में बाल्मर सीरीज आती है उसके अंदर में। तो सबसे दूसरी लाइन ही बतानी हाइड्रोजन के लिए, तो सबसे पहली लाइन, तो इसके अंदर सेकंड लाइन पाता है। तो फिर बाद में 6 में से 2 माइनस कर देंगे तो 4 आंसर आ जाएगा अपना। हाँ, तो ये अपना अगला क्वेश्चन आता है। इसके अंदर में आपको ना एक हाइपोथेटिकल एटम लेना है। तो फिर बाद में ना यहाँ पे क्या होता है, ये ना रेड, ग्रीन, ब्लू और वॉयलेट लाइन स्पेक्ट्रम में है ना मारता है। और फिर बाद में जो कि जंप कर देती है, मतलब फिगर के अकॉर्डिंग वो जंप कर रही है। फिर बाद में रेड स्पेक्ट्रल लाइन के बारे में बताना है अपन को। तो इसके अंदर में देखो, सबसे पहले तो आप है ना ये जान लो, इसके अंदर में क्या विबग्योर की बात कर रही है। विबग्योर के बारे में अपन को पता है कि जो सबसे लास्ट में आता है ना, उसकी वेवलेंथ क्या होती है, सबसे कम होती है ना। और उसकी एनर्जी, मतलब वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होती है, वेवलेंथ ज़्यादा होती है और एनर्जी उसकी कम होती है ना। और फिर बाद में इसके अंदर में देखो, अब इसके मुताबिक देख लेते हैं अपन, इधर क्या दे रखा है, N3 है और फिर बाद में N1 है, यहाँ पे ये जा रहा है ना। तो फिर बाद में N3 में से N2 में जा रहा है। तो बाद में यही सबसे कम दिख रहा है मेरे को कि यहाँ पे सबसे ज़्यादा कम वेवलेंथ है। तो बाद में यही ऑप्शन में करेक्ट करूँगा। कौन सा ऑप्शन है, ये डी है, N3 से 2 में जा रहा है। फिर बाद में अगले की बारी आती है। इसके अंदर में क्या करना है अपन को, इधर ग्राफ दे रखा है यहाँ पे। तो फिर बाद में इसके अंदर रेडिकल डिस्टेंस है, फिर बाद में यहाँ पे क्या, तो यहाँ पे ओमेगा, और फिर बाद में यहाँ पे दिखा रखा है, रिप्रेजेंट कर रखा है। यहाँ पे 1s ऑर्बिटल है, इधर 2s ऑर्बिटल, 2p ऑर्बिटल, यहाँ पे 3s ऑर्बिटल। ये अपने ऑप्शन है। इधर बताना है अपन को नंबर ऑफ पीक्स से फाइंड करनी है। नंबर ऑफ पीक्स देख लो, यहाँ पे एक तो ये हो गई पीक, ये वाली, इधर ये वाली, तो 2 ही हुई ना यहाँ पे, तो 2 ही हुई। तो फिर बाद में ये एस में जा रहा है एयर के हिसाब से। तो बाद में ऑप्शन नंबर कितना हो गया, बी करेक्ट है। अब बारी आती है अपने कुछ अलग ट्रिक के बारे में। इसके अंदर में क्या है, स्क्रोडिंगर इक्वेशन के बारे में पढ़ेंगे अपन। और फिर बाद में अनसर्टिनिटी प्रिंसिपल के बारे में कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इन दोनों के बारे में। तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है अपना, इसके अंदर में क्या दे रखा है, एक ऑर्बिटल है, मतलब 3s ऑर्बिटल है। तो अपन को ओमेगा है ना दिया रखा है इस इक्वेशन के हिसाब से, रिलेशन के हिसाब से। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे इधर, कि अपन को देखो यहाँ पे पता है कि यहाँ पे 3 नोड दे रखा है। व्हाट इज़ द मैक्सिमम रेडिकल डिस्टेंस ऑफ नोड फ्रॉम द न्यूक्लियस। तो नोड क्या होता है, मतलब 3D स्पेस होता है जहाँ पे ना E की वैल्यू क्या होती है, 0, मतलब E की वैल्यू 0 होगी। और फिर बाद में इधर अपन को ये रिलेशन पता है, ये रिलेशन बता के ना ये ओमेगा स्क्वायर इंटू DV = 0 हो जाएगा। फिर में यहाँ पे ओमेगा भी 0 ही होगा। और फिर में ओमेगा किसके टर्म्स में, R के टर्म्स में 0 होगा। तो फिर में आर के टर्म में अगर ये 0 हो रहा है ना, तो फिर बाद में अपन क्या करेंगे, यहाँ पे ना ये वाला R के टर्म्स में पूरा 0 हो रहा है, यहाँ पे इसे अपन है ना नहीं मानेंगे, क्योंकि यहाँ पे क्या है, ये ना क्या बोलते हैं कांस्टेंट के साथ में है, मतलब अलग साथ में। तो फिर बाद में इधर ना E की वैल्यू भी अपन 0 ही मानेंगे, दोनों साइड में जो वैल्यू रहती है उन्हें 0 मानेंगे। और फिर बाद में मतलब इस वाली इक्वेशन को सोल्व कर देंगे अपन। यहाँ पे इक्वेशन को सोल्व करेंगे तो अपना ये आंसर आ जाएगा। और इसके बाद में ये R की वैल्यू है ना अपन पुट कर देंगे इधर। ये R की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ पे 3/2 यहाँ पे आ जाएगी,
सॉरी ये रही आर की वैल्यू यहाँ पे ये पुट कर देंगे तो फिर 1 में 3/2 यहाँ पे बी ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा। हाँ तो अब अपना अलग क्वेश्चन एक और क्वेश्चन आता है स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन के ऊपर में हाइड्रोजन एटम के अंदर में। ये बहुत आसान क्वेश्चन है। सबसे पहले तो अपन क्या करेंगे साइड वालों को तो जीरो मान लेंगे, कुछ है ही नहीं है तो है ही नहीं। और फिर वन में क्या करेंगे ओमेगा को जीरो मान लिया अपन ने। और फिर वन में 2 - r अपॉन ए नोट था उसे भी पूरे को जीरो मानेंगे तो फिर वन में r की वैल्यू आ जाएगी 2a नोट, बस ख़त्म 2a नोट। इसके बाद में अगला क्वेश्चन आता है अपना हाइड्रोजन एटम है उसे है ना नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन में दिया रखा है कि है ना इसके अंदर में ये इक्वेशन है पूरी, इसके अंदर में ये इक्वेशन है यहाँ पे। तो फिर में अपन क्या करते हैं यहाँ पे तो पूरे को मतलब ये जीरो ही मान लेते हैं। और फिर बाद में इधर क्या कर रहा है एल की पावर एल, तो फिर में ये तो पूरा मतलब है ही नहीं, मतलब बिल्कुल दे ही नहीं रखा एल की पावर एल के बारे में तो दे ही नहीं रखा। तो सबसे पहले अपन पोलिनोमियल की डिग्री क्या होती है ये देखो पोलिनोमियल की डिग्री होती है n - l - 1। और फिर बाद में इसके अंदर में क्या होता है ओमेगा रहता है उसमें इक्वल रहता है वो कॉन्स्टेंट टर्म इंटू आर स्क्वायर इंटू पोलिनोमियल। और फिर बाद में इसके अंदर में क्या होता है आर स्क्वायर क्या होता है l = 0 r नॉट -t। और फिर बाद में l यहाँ पे बता ही दिया था मैंने। और फिर बाद में इसकी वैल्यू देखो n - 1 - r = 2, मतलब ये 2 के इक्वल आ रही है क्योंकि यहाँ पे क्या है इसका है ना 2 है पूरे के, मतलब है ना इसकी पावर 2 है पूरी। तो फिर में ये इक्वल कर देंगे अपन 2 के। और फिर में एल तो 0 था ही अपना। और फिर बाद में इधर ना 3 दे रखा है अपन को, मतलब वैल्यू अपन को 3 दे रखी है यहाँ पे। तो फिर बाद में 3 पुट कर देंगे एन की जगह, नंबर क्या है 3 है। फिर बाद में एल की जगह तो अपन 0 पुट करते हैं 0 - r और फिर बाद में -3, तो अपना आंसर आ गया ना 3। तो फिर में यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट है। हाँ तो अब बारी आती है अपनी यहाँ पे अनसर्टेनिटी के बारे में पढ़ने की। यहाँ पे अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के बारे में बता रखा है। और इसके अंदर में क्या है यहाँ पे एक रेशियो दे रखा है वेवलेंथ का मोमेंटम के हिसाब में। मोमेंटम क्या है x है ना। और फिर बाद में ये मोमेंटम x रहेगा। और फिर बाद में इसके अंदर में क्या प्रोडक्ट है अनसर्टेनिटी का पोजीशन और वेव, पोजीशन ऑफ वेव है ना। और फिर बाद में इसका सब एटॉमिक पार्टिकल निकल रहा है तो वो उसको फाइंड करना है अपन को। तो सबसे पहले रिलेशन फाइंड करो। यहाँ पे x क्या होता है लेमा बाय p। और फिर बाद में ये पूरी इक्वेशन अनसर्टेनिटी की। और इसके बाद में अपन क्या करेंगे यहाँ पे dx लिख देंगे, हमें p को यहाँ पे ये लिख सकते हैं तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे इसके। और फिर बाद में ये दोनों को अपन को निकालना होता है, ये अपना इशू रहता है, मतलब बहुत ज़्यादा मतलब प्रॉब्लम आती है इसे निकालने में। तो अपन को पता है कि d लेमा अपॉन dp ये इक्वल होता है यहाँ पे लेमा अपॉन पी के। तो फिर बाद में इसके लिए अपन का डायरेक्ट रिलेशन बन जाता है इससे। तो बाद में रिलेशन अगर बन चुका है तो फिर बाद में ये x से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। तो फिर बाद में यहाँ पे क्या है बी ऑप्शन करेक्ट होगा अपना।